नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, एक तरफ ऑलरेडी हमारे दुनिया भर में एनर्जी को लेकर क्राइसिस और अनसर्टेनिटी चल रही है और अब दोस्तों ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा दो बहुत ही बड़े मैसिव लेवल के हिट्स को लिया गया है। एक तरफ तो रशिया का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूक्रेन के द्वारा अब लगातार हिट किया जा रहा है और ये पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन के द्वारा अब रशिया की दूसरी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला कर दिया गया है। बल्कि इस वाले हमले में यूक्रेन ने रशिया के जो 3 मेजर ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले बंदरगाह थे उनके ऊपर भी हमला कर दिया है, जिसकी वजह से जो 2 मिलियन बैरल्स पर डे को एक्सपोर्ट करने की जो रशिया की क्षमता थी वो यहां पे अब रुक चुकी है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। यूक्रेन स्टेप्स अप्स अटैक्स ऑन रशियन ऑयल इंडस्ट्री। और इसके पहले आप देखिए 14 मार्च को खबर सामने आई थी कि यूक्रेन ने ऑलरेडी रशिया की एक ऑयल रिफाइनरी को हिट किया था, जिसके बाद तब भी बहुत रशिया को नुकसान हुआ था। लेकिन अब दोस्तों रशिया की एक और ऑयल रिफाइनरी पे हिट किया है, 3 बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स के ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से 40% ऑफ रशिया की क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने की जो कैपेबिलिटीज हैं वो यहां पे कम हो चुकी हैं। क्या हुआ है मैं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन इसके साथ में इंडियन ओशन के वेस्ट में तो दिक्कतें चल ही रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब इंडियन ओशन के ईस्ट में जाकर के दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी एक इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर हिट कर चुका है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो 2 बड़े एलएनजी प्लांट्स हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट एलएनजी प्लांट है, उसने अपनी एलएनजी की प्रोडक्शन को रोक दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर पिछले 2-3 दिनों से सामने आ रही थी, लेकिन अब इस खबर का जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं कि ये वाला जो एलएनजी यहां पे रुका है, एलएनजी प्लांट्स में जो हमें डैमेज देखने को मिला है ड्यू टू द साइक्लोन जो कि इन एलएनजी प्लांट्स के ऊपर आके हिट किया है। ध्यान से सुनिए, टोटल ग्लोबल एलएनजी कैपेसिटी का 8% के आसपास का जो प्रोडक्शन है वो रुक चुका है। अगर कतर दुनिया भर में दोस्तों टॉप 3 एलएनजी एक्सपोर्टर्स में आता है तो ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया भर में टॉप 3 एलएनजी एक्सपोर्टर्स में आता है। एंड अब उसके जो लार्जेस्ट और इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा जो प्लांट है एलएनजी का, उन दोनों के ही ऊपर अब हमें भारी लेवल पे डैमेज देखने को मिली है। इन्हीं दोनों खबरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या देखने को मिला है रशिया में, क्या देखने को मिला है ऑस्ट्रेलिया में, और इस पूरी चीज का क्या इंपैक्ट ग्लोबल एनर्जी फ्लोज पे होने वाला है, एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली इंडिया के ऊपर इस चीज का क्या इंपैक्ट होगा, क्या हमारे लिए भी ये एनर्जी रिस्क बनेगा या नहीं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, वैश्विक स्तर पे जो ऊर्जा के बने हुए प्रणालियां हैं वो बहुत ही बड़े लेवल की अनसर्टेनिटी फेज से गुजर रही हैं। मतलब मैं कहूंगा मल्टीपल फ्रंट्स पे एनर्जी में डिसरप्शन देखने को मिला है। वेस्ट एशिया में जो हुआ वो हम सभी जानते हैं, किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भारी संकट आया और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑयल के ना केवल दाम बढ़ चुके हैं बल्कि ऑयल सप्लाई की रिस्क भी बढ़ चुकी है। साथ ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो एलएनजी के लिए भी बहुत बड़ा एक सप्लाई रूट था, लेकिन वहां पर भी हमें बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। लेकिन अब दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ रशिया का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भारी हमलों के अंदर आ चुका है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यूक्रेन। एंड नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया का भी जो एलएनजी प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स हैं उनको अपनी एलएनजी प्रोडक्शन को रोकना पड़ा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर जो साइक्लोन नरेल है उसने ऑस्ट्रेलिया को हिट किया है। एंड इस बड़े लेवल पे हिट किया है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने लार्जेस्ट एलएनजी प्लांट की प्रोडक्शन को रोकना पड़ चुका है। ऑब्वियसली ये सब के साथ साथ जो शिपिंग और मैरिटाइम रिस्क हैं वो तो ग्लोबली बड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अगेन जो एनर्जी क्राइसिस है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। रशिया में क्या हुआ है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। बेसिकली यूक्रेन के द्वारा पिछले कुछ हफ्तों में लगातार रशिया के ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों ये अपने
इन कोशिशों में यहाँ पे सक्सीड भी कर पा रहे हैं। सबसे पहले जो आज से 2 हफ्ते पहले हुआ था, इन्होंने रशिया की ऑयल रिफाइनरी है क्रास्नोडार रीजन में, वहाँ पे जाकर के हिट किया था। और रिसेंटली जो हमला किया है वो रशिया की एक और रिफाइनरी है लोकेटेड इन द यारोस्लावल रीजन, जो कि मॉस्को के हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है। और मॉस्को से लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी पर हमें ये रिफाइनरी देखने को मिलती है, जहाँ पर दूसरा हमला हुआ है। लेकिन इस बार इन्होंने रिफाइनरीज के साथ साथ प्रोडक्शन वाले एरियाज को तो टारगेट किया ही है, लेकिन रिफाइनरीज के साथ साथ इन्होंने रशिया जिन टर्मिनल से ऑयल को एक्सपोर्ट करता है उनको भी हिट करना शुरू कर दिया है। 3 मेजर ऑयल एक्सपोर्ट के हब्स हैं रशिया के, जिसमें एक दोस्तों प्रिमोर्स्क आता है, वेरी वेरी फेमस, बाल्टिक सी में आता है, मैं अभी आपको इसकी लोकेशन दिखाऊंगा। दूसरा उस्त-लुगा आता है और तीसरा ब्लैक सी में लोकेटेड है जो कि नोवोरोसिस्क आता है। और ये तीनों ही ना केवल रशिया के मेन ऑयल एक्सपोर्ट गेटवेज हैं, लेकिन अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली तीनों ही ऑयल एक्सपोर्ट हब्स में से रशिया 7 लाख बैरल्स पर डे के आसपास को एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखता था, लेकिन अब तीनों ही ऑयल एक्सपोर्ट हब्स को डैमेज कर दिया गया है। इनकी लोकेशंस आप यहां पे देखिए। ये दोस्तों अगर यूक्रेन की बाउंड्री है तो बेसिकली ये जो आप नीचे देख पा रहे होंगे ये वाला, ये नोवोरोसिस्क है जो कि ब्लैक सी का एक पोर्ट देखने को मिलता है। और ये ऊपर यहां पे उस्त-लुगा है और ये वाला जो डॉट आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली द पोर्ट ऑफ प्रिमोर्स्क। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं। ये बाल्टिक सी के 2 पोर्ट्स हैं, उस्त-लुगा हुआ और ये प्रिमोर्स्क हुआ, और उसके बाद ये नीचे नोवोरोसिस्क का पोर्ट हुआ जो कि हमें ब्लैक सी में देखने को मिलता है। आप यहां पे देख भी सकते हैं ये चीजें जगह जगह पे कवर करी जा रही हैं। रशियन ऑयल टर्मिनल हिट अगेन बाय ड्रोन्स, और ये ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम लोग और भी जगहों पे स्ट्राइक करेंगे, रशियन फैसिलिटीज को और ज्यादा डैमेज करेंगे। आप यहां पे देखिए, इसको लेकर तो बल्कि ये एक अलग ही स्टडी का विषय बन चुका है, बिकॉज प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा जो ये दोनों के दोनों एरियाज हैं ये असल में यूक्रेनियन टेरिटरी से काफ़ी दूरी पर देखने को मिलते हैं। और एनालिस्ट ये भी स्टडी कर रहे हैं कि इतनी दूर दूर जाकर के यूक्रेन असल में हिट कैसे कर पा रहा है। उस्त-लुगा को लेकर आप देखिए एग्जैक्ट डेटा भी बताया गया कि पिछले साल 2025 के कैलेंडर ईयर में उस्त-लुगा के पोर्ट के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 33 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल को शिप किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन आज की डेट में वो वाला जो पोर्ट है वो भारी तरीके से डैमेज हो चुका है। इस पूरी चीज़ के चलते ये जो यूक्रेन कर रहा है, ऑब्वियसली इनके अपने कुछ यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, लेकिन इस पूरी चीज़ के चलते ये रशिया को तो नेगेटिवली अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन ये ग्लोबली भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। बिकॉज 40% ऑफ रशिया की जो ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी है ये अफेक्ट हो चुकी है, यानी कि मान के चलिए 2 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का जो ऑयल एक्सपोर्ट की उनकी क्षमता है वो यहां पे डिसरप्ट हो चुकी है। इफ दिस वाज नॉट इनफ, दूसरी तरफ इंडियन ओशन के ईस्टर्न भाग में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक मेजर साइक्लोन ने हिट किया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है नरेल। और इस साइक्लोन का अगर आप रूट देखेंगे तो ये इस तरीके से शुरू हुआ था और इस तरीके से ये साइक्लोन बेसिकली यहाँ पे अपना रास्ता यहाँ पे फॉर्म करने वाला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जो हमें मेनली एलएनजी के हब्स देखने को मिलते हैं, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में भी देखने को मिलते हैं और ईस्टर्न पार्ट में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले जो साइक्लोन नरेल का रूट में ये वाले बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के एलएनजी के जो हमें हब्स और टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड ये सारे के सारे जो टर्मिनल्स हैं, इन सारों के सारे टर्मिनल्स के ऊपर हमें भारी लेवल से डैमेज देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजर एलएनजी प्लांट्स हैव बीन अफेक्टेड। सबसे पहले तो जो गॉर्गन एलएनजी है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, दिस इज गॉर्गन एलएनजी जो कि ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। उसके बाद जो व्हीटस्टोन वाला प्लांट है इसके ऊपर भी भारी डैमेज देखने को मिली है। एंड इवन अगर आप ये वाला देखेंगे
नॉर्थ वेस्ट शेल्फ एलएनजी, इसके ऊपर भी हमें बड़े लेवल पे डैमेज देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इसके नंबर्स बताए गए हैं। गॉर्गन ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी है जो कि 15.6 मिलियन टन्स अ ईयर बनाता था विद 3 प्रोसेसिंग ट्रेन्स। उसने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया है। व्हीटस्टोन में 2 ट्रेन्स थी 8.9 मिलियन टन्स की, वहां पर भी भारी डैमेज हुआ है। सिमिलरली अगर मैं वुडसाइड की बात करूं तो ये एक और कंपनी है जो कि बेसिकली यहां पे इन प्लांट्स को चलाती है। उनका जो कराथा गैस प्लांट है वो भी डिसरप्ट हुआ है एंड द गैस प्लांट जो है ये नॉर्थ वेस्ट शेल्फ में देखने को मिलता है, जिसकी अगेन प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही हाई लेवल पे देखने को मिलती है। नाउ ये चीज़ें अगेन सिमिलर टू रशिया, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बड़ा झटका है ही, लेकिन इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया दोस्तों दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इनफैक्ट टॉप 3 एलएनजी एक्सपोर्टर्स में आता है और जापान, साउथ कोरिया, चाइना को बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी करता है। अगर आप देखें एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कतर में जो हुआ वो ऑलरेडी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है एनालिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया की 30% ऑफ टोटल एलएनजी जो है वो फिलहाल के लिए रुक चुकी है, जिस वजह से एलएनजी के ना केवल दाम बढ़ चुके हैं बल्कि एलएनजी की अब शॉर्टेज भी हमें देखने को मिलने वाली है। ना दोस्तों इस पूरी चीज का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयल प्राइसेस एक तो वो ऑलरेडी बढ़ रहे थे वो और ज़्यादा बढ़ेंगे या फिर और ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे। एलएनजी प्राइस की बात करें तो वो सबसे पहले एशिया में बढ़ेंगे बिकॉज कतर और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एशिया को मेजरली सप्लाई करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो स्पिल ओवर है वो ग्लोबली भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस पूरी चीज़ का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, रशिया को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, रशिया इंडिया का एक बहुत ही बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका था स्पेशली पिछले 3-4 सालों में, और अभी जब से ये टेंशन शुरू हुई है तब तो इंडिया रशिया से भारी मात्रा में तेल को खरीदना शुरू कर चुका था। आगे आने वाले महीने के लिए भी हमने ऑर्डर्स को प्लेस करना शुरू कर दिया था। एनालिस्ट का ये कहना है कि सप्लाई डिसरप्शंस अगर रशिया प्रॉपरली एक्सपोर्ट नहीं कर पाता तो इंडिया में डिलेज देखने को मिल सकते हैं और वॉल्यूम्स भी कम देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली अभी तक इंडिया के ऊपर एग्जैक्ट नंबर वाइज क्या इंपैक्ट आएगा उसको लेकर स्टडीज या रिपोर्ट सामने नहीं आई हैं, बट हाँ अगर रशिया अपने ऊपर हुए हमलों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएगा तो उसके बाद इंडिया के ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। अगर सप्लाई कंटिन्यू होगी भी तो इंडिया के लिए दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और जो रशिया डिस्काउंट्स दिया करता था वैसे तो उसने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर भी जो दाम है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो देखिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी बहुत एलएनजी को प्रोक्योर करते थे, बड़े लेवल पे नहीं करते थे, लेकिन जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन शुरू हुई हैं तब से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हम लोग शायद ऑस्ट्रेलिया से अपनी एलएनजी की प्रोक्योरमेंट को करना शुरू करेंगे। बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने आगे बढ़कर के ये भी कहा कि डोंट वरी, हम आपकी एलएनजी की शॉर्टेज जो है उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की ही हालत खराब हो चुकी है एंड नोबडी नोज कि एग्जैक्टली ये जो ऑस्ट्रेलिया के एलएनजी प्लांट्स हैं ये कब जाकर के दोबारा से अपनी प्रोडक्शन को रिज्यूम करेंगे। सो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए भी चिंताजनक बन चुकी है। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।